मैं डॉक्टर आर के सिन्हा, एमडी मेडिसिन, मेडिकल डायरेक्टर गायत्री नर्सिंग होम। जनरली सर्दी खांसी जो हो रहा है, वायरल हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। नवंबर आ गया और ठंडी की ऋतु भी आ गई है। इस ठंडी के ऋतु में देखा गया है कि खांसी वाले जो होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो खांसी में जनरली सर्दी खांसी जो हो रहा है, वायरल हो रहा है, मैं उसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। इस अवस्था में मेरे को ये याद आया कि जिनको लंबे समय से खांसी है, जिनको बार बार खांसी हो रही है, साल में 2 से 3 महीने खांसी रहती है, फिर ठीक हो जाता है, फिर साल में 2-3 महीने खांसी रहती है, फिर ठीक हो जाता है। बहुत बार तो खांसी थोड़ा बहुत लंबे तक 6 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे चल रहा है। तो उन दर्दियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, लंबी जो खांसी होती है ना, उसके रिस्पायरेटरी कॉजेज भी हो सकते हैं, यानी श्वसन तंत्र में अगर कोई खराबी है, खास कर करके हो सकता है कि उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, बराबर, लंबे खांसी के लिए हो सकता है उनको टीबी हो सकता है उनको अस्थमा हो सकता है उनको लंग एब्सेस हो सकता है एम्फाइजमा हो सकता है कोई ब्रोंकाइटिस हो। ये तो विषय वस्तु की बात है, लेकिन खांसी जो मोस्टली 90% जो होता है वो श्वसन तंत्र या रिस्पायरेटरी सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण ही होता है। दूसरे भी और कोई कारण है। कभी कभी क्या होता है, रिस्पायरेटरी में आपने एक्सरे करा लिया, सीटी करा लिया, HRCT करा लिया, सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, फिर भी खांसी बढ़ते जा रही है, खांसी रुक नहीं रहा है। तो ऐसे दर्दियों में देखा गया है कि अन्य कारण में, जैसे कार्डियक भी एक कारण है। कभी कभी एक्यूट LVF में होता है पेशेंट, मान ली कंपनसेटेड हो या नॉन कंपनसेटेड हो, बराबर ना, खांसी हृदय की लक्षण उतनी दिखती नहीं है फेल्योर की, तो स्थिति में खास करके रात की जो खांसी ज्यादा चलती है सोने के बाद, उसको नोक्चुलर डिस्निया भी बोलते हैं हम लोग, पैराग्जिमल नोक्चुलर डिस्निया। एक ही अगर हो रहा है तो हो सकता है हृदय के कारण भी हो रहा और बहुत पेट के कारण भी कभी कभी होता है। GRD बोलते हैं उसको, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। कभी कभी रात में आपने लंबा खाना खाया और सो गया तो एसिड जो है, खट्टा डकार जो है मुंह तक आता रहता है, और वो आने के कारण यहाँ पर का जो वोकल कॉर्ड होता है वो कभी कभी इरिटेट हो जाता है, छील जाता है, या इरिटेशन उसमें होने के कारण उसमें लगातार सूजन बना रहता है, जिसके कारण की खांसी होती रहती है। तो डॉक्टर को खोजना है। मतलब ये तो मैं बता रहा हूँ, रिस्पायरेटरी के अलावा भी बहुत सारे खांसी है, जैसे मैंने कार्डियक बताया, पेट का बताया। दूसरा होता है कि आपको अगर ड्रग कुछ चल रही है, खास करके अगर मान लो कोई BP की दवा चल रही है, बराबर, BP की दवा में देखा है कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, ये सब लंबे समय से चल रहा होता है, तो कभी कभी ड्राई कफ जो है वो भी कभी कभी होता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आपको लंबे समय से अगर खांसी है या लगातार खांसी आ रहा है, तो कृपया कर करके डॉक्टर को बताइए। उसको सर्दी की कफ सिरप पी कर करके या कुछ और कर करके या ज्वाइन फाक करके या हल्दी का दूध पी करके इस तरह से ना चलाएं। अभी के सीजन में देखा गया है कि अभी नवंबर में, देखिए जैसे 18 नवंबर को अभी वर्ल्ड COPD डे मनाया जा रहा है, या मनाया गया, अभी पिछले बार गए 2-4 दिन हो गया। अभी उसको इसलिए मनाना पड़ा कि COPD जो है ना, इसका लगभग समझिए कि 6 से 8% पॉपुलेशन, यानी 100 में 6 से 8 लोग जो COPD से पीड़ित है, बराबर ना। तो इसके कारण इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों अच्छी खासी है, तो खास के ओल्ड एज में बहुत ज्यादा है। तो COPD क्या है? तो COPD का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब रुकावट वाला, और पल्मोनरी मतलब लंग, और डिजीज मतलब बीमारी, यानी लंबे समय से श्वास गति को, श्वास की नली को अगर कोई अवरुद्ध करता बीमारी है, उसको बोलते हैं COPD। तो इसमें जनरली 2 बीमारियां आती है, एक आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा आता है एम्फाइजमा। दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं। एम्फाइजमा में हमको श्वास निकालने में दिक्कत होता है, क्योंकि अल्वोलाई की जो इलास्टिसिटी होती है कमजोर हो जाती है। जैसे हम सांस लेते हैं 4 सेकंड, तो सांस का 4 सेकंड का स्टॉप होता है, 3 सेकंड हम सांस लेते हैं, 1 सेकंड हमको लगता है उसको छोड़ने में। लेकिन एक्जिमा में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, 2-4 सेकंड की जगह पर 2 सेकंड सांस छोड़ने में ही लग जाएगा, तो अगला सांस जो है आपका 2 सेकंड में आएगा, या रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाएगा। खैर वो ठीक है। दूसरा जो होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो यही पर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पहले आपको एक्यूट ब्रोंकाइटिस होगा, और कभी कभी आप उसको टाइम पर डॉक्टर को दिखा लिए, टाइम पर सब कुछ कर लिए और ठीक हो गया, तो अच्छी बात है। तो जनरली क्या है, ब्रोंकाइटिस जो होता है ना, वो जनरली उसका जो सोर्स होता है, जनरली पोल्यूशन होता है। या अगर आपका एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जैसे भी देख रहे हैं दिल्ली में भी एयर स्मोक इंडेक्स बढ़ा हुआ है, जाड़े के दिनों में हवा ठंडी होती है तो बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं जाती, तो जो धूलकण होते हैं वातावरण में वो अपने मतलब 8-10 फीट हाइट में ही घूमते रहते हैं, 10-15 फीट, बहुत ऊंचे तक नहीं जाते। तो बहुत ज्यादा मात्रा में हम इनहेल कर जाते हैं धूल को। धूल से बचना, धुआं से एक्सपोजर होना, सिगरेट स्मोकिंग यदि आप कर रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में बार बार, बराबर ना,
ब्रोंकाइटिस होता है। और ब्रोंकाइटिस अगर बार बार होगा तो रिपीटेड इंजुरी के कारण वो इन्फ्लामेशन होता जाएगा और श्वास की जो नली होगी ना वो पतला होता चला जाएगा। तो यदि वो पतला होगा तो एयरवे रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ जाता है, बराबर। अगर रेजिस्टेंस 1 डायमीटर का अगर भी कम हुआ ना तो 16 डायमीटर के बराबर का हवा का अवरोध बढ़ जाता है। तो ऐसे दर्दियों को श्वास बार बार आना, श्वास चढ़ना, सीटी जैसा बजना, बराबर ना, ऐसा होता रहता है। तो ऐसे दर्दियों को हम लोग सलाह देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से चेक कराएं और एक्यूट ब्रोंकाइटिस से ही आप वहां से ही आप निकल जाए तो अच्छा है। वरना हर साल जनरली क्या होता है कि साल में 3 महीना, जैसी मौसम चेंज होगा तो 3 महीना आपका होगा और आप ध्यान नहीं दिए, फिर अगले साल 3 महीना होगा, फिर अगले साल 3 महीना होगा। अगर 3 साल, 2 से 3 साल तक लगातार 3 महीने तक होता है तो ऐसी स्थिति में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। डिफिनीशन बाय डिफिनीशन भी यही लिखा हुआ है कि 2 साल तक, 3-3 महीने तक लगातार अगर आपको खांसी आ रही है तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है। तो इन सब चीजों में आपको स्मोकिंग छोड़ना है, कम धुआं वाले क्षेत्र में जाना है, आपको मास्क पहनना है जहां भी एक्सपोजर, मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल में काम कर रहे हैं या कोई फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो कोशिश करिए कि ये रिस्पायरेटर पहनिए या तो मास्क पहनिए 3 लेयर का, बराबर ना। स्मोकिंग छोड़िए। और दूसरे है कि कभी कभी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अगर मान लीजिए एस्टैब्लिश्ड हो गया और साथ साथ में आपको क्रोनिक किडनी डिजीज भी है, क्रोनिक लिवर डिजीज भी है, क्रोनिक हार्ट डिजीज भी है, या एड्स है, या कैंसर की स्थिति है, या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिजीज है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि बार बार इन्फेक्शन ना लगे, इसलिए आप फ्लू और निमोनिया के लिए निमोकोकल वैक्सीन भी आपको लेना चाहिए। निमोकोकल वैक्सीन से आपका प्रिवेंशन होगा, बराबर ना। तो इस तरह से जो है, दूसरा क्या है इसके सीओपीडी से बचने के लिए कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। तो उसके लिए आप याद रखिए 4-4-4, 4 सेकंड आपको सांस लेना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, 4 सेकंड सांस को बाहर करना है। अगर आप ऐसा एक्सरसाइज करते हैं दिन में 4-5 बार भी, बराबर ना, तो आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है और आपको सीओपीडी में जो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो ऑक्सीजनेशन की कमी होगी उसमें सुधार होगा। तो सीओपीडी से आप जरूर बचें। दूसरा इसी से मिलता जुलता एक बीमारी है अस्थमा। तो अस्थमा में क्या होता है, ये एलर्जिक होता है। इसका डिफिनीशन ही है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एलर्जन। यानी एलर्जी अगर है तो सिंपल एलर्जी में उतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करता है या उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अस्थमा उसको बोलते हैं जब श्वास की नली अचानक इतनी में से इतनी हो जाए, इतना थोड़ा सा भी धूल गया, थोड़ा सा भी धुआं गया या कुछ आपने एलर्जी वाले कुछ वस्तु खा लिए तो श्वास की नली एकदम सिकुड़ गई, तो अचानक दर्दी को तुरंत भर में मिनट सेकंड के अंदर श्वास लेने में दिक्कत होने लगता है, तकलीफ होने लगती है, बराबर है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, इसको अस्थमा बोलते हैं हम लोग। तो इन दोनों को सीओपीडी और अस्थमा को जांच करने के लिए हम लोग जो टेस्ट होता है श्वास का एक जांच होता है, उस जांच को हम लोग कराते हैं स्पायरोमेट्री। तो उसमें हम लोग रिवर्सिबिलिटी देखते हैं, कार्डियोस्पायर दे करके रिवर्स हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अस्थमा अगर है तो रिवर्स हो जाता है। इसमें ऐसा है, दोनों को जानना इसलिए जरूरी है कि सीओपीडी में क्या होता है कि हम लोग कार्डियोस्पायर को बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं दे सकते, उसमें प्रिवेंशन ही उसका इलाज है, प्लस थोड़े बहुत एंटीबायोटिक, थोड़े बहुत ब्रोंकोडायलेटर, थोड़े बहुत एंटी इन्फ्लामेटरी देना पड़ता है। लेकिन अगर अस्थमा है तो उस केस में आपको कार्डियोस्पायर देना पड़ेगा। लेकिन अगर लंबा समय तक है और उसमें एक एलर्जी का टेस्ट आजकल होने लगा ब्लड से ही, तो मैं सबको सलाह दूंगा, बहुत सारे दर्दियों को मैंने बचाया है इस तरह से, और बहुत सारे दर्दियों को मैंने अस्थमा से मुक्त कराया है या एलर्जी ब्रोंकाइटिस से मुक्त करवाया है। सिंपल आईजी टेस्ट कराइए, या तो फिर एलर्जी का टेस्ट होता है जो ब्लड से ही आजकल होने लगा है। ब्लड से ही बहुत सारे कम से कॉमन यूजेज वाले जो खाने पीने के जो वस्तुएं होती है वो ब्लड से पता चल जाता है। तो उसमें से अगर उस चीज को अवॉइड कर देने से भी आपके इंसिडेंस कम हो जाते हैं और सिविरिटी भी कम हो जाती है, और कुछ ड्रग भी अच्छे आ गए हैं तो उसको यूज करना पड़ता है। और अस्थमा है तो जनरली कार्टिकोस्टेरॉइड हम लोग देते हैं, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड बहुत लंबा समय तक ओरल नहीं दे सकते, तो पंप का हम लोग सलाह देते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे कि अटैक आने वाला है या ऐसा छींक बढ़ गई या नाक से पानी चलने लगा तो आप पंप ले सकते हैं। तो इंटरमीडिएट आप पंप का यूज कर सकते हैं, पंप इतना खराब नहीं है, पंप अच्छा है। सीओपीडी में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर का पंप देते हैं, और अस्थमा के केस में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर के साथ साथ कार्टिकोस्टेरॉइड का भी दे सकते हैं। सीओपीडी में कार्टिकोस्टेरॉइड का पंप हम लोग नहीं देते, तो डॉक्टर की विषय वस्तु है। बस मेरा संदेश इतना ही है कि जितना जल्दी हो सके, अगर लंबे समय से कोई खांसी चल रही है तो डॉक्टर के पास जाए। काहे कि मान लीजिए खांसी के साथ साथ वजन घट रहा हो, साथ में शाम को बुखार आ रहा हो, तो हो सकता है कि टीबी भी हो। सिंपल एक्सरे की जांच से, गल्फे के जांच से पता चल सकता है। बहुत बार पेशेंट दर्दी आता है, 2-2 महीने से खांसी का सिरप बदल बदल के पी रहा है, अभी एक्सरे कराता तो पता चलता है मिलरी कॉक्स है,
पर जो उनका कॉक्स है। दूसरा इसी तरह से मिलता जुलता है, अभी पेशेंट में देखा मैंने, अगर खांसी हो रही है साथ में लंबे समय से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पूटम निकल रहा है, यानी 100 ml पर डे, बहुत ज्यादा मात्रा हो गया दोस्तों, 100 ml 150 ml अगर कफ एक दिन में निकल रहा है तो हो सकता है कि लंग अल्वेओलर कार्सिनोमा भी हो। तो अगर खांसी के साथ साथ, अगर आपको बुखार आए ना आए, लेकिन खांसी के साथ साथ लंबे समय से थूक ज्यादा निकल रहा है, कफ ज्यादा निकल रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है कफ स्पूटम का, ये हो सकता है कि लंग कार्सिनोमा हो। तो बराबर है, तो इसलिए जितना भी प्रोलॉन्ग खांसी अगर लंबे समय से हो रहा है, रिकरेंट खांसी हो रहा है, इसको एवोल्यूशन की जरूरत है, बराबर ना, क्या है डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसका जो है गेट रेगुलर चेकअप, और आपको फैमिली हिस्ट्री भी जाननी है। बहुत बार रिस्क फैक्टर अपना आप जान लेते हैं कि हमारे फैमिली में ऐसा कोई ब्रोंकाइटिस का या अस्थमा का, एलर्जी की कोई हिस्ट्री है, या कैंसर की कोई हिस्ट्री है, या सीओपीडी की कोई हिस्ट्री है, तो आप रेगुलर खांसी को इग्नोर ना करें। जरा सा भी खांसी हो तो डॉक्टर के पास से जाएं, उसके कारण का निदान करवाएं और उसको जितना जल्दी हो उसको खत्म करें। धन्यवाद।